नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 23 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ में आज के तथ्य की प्रमुख रूप से अंत में हम चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में दूसरे संघीय कक्ष या राज्यों की परिषद का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से इसकी जो एक तरह से स्थिति है वह 1919 के भारत सरकार अधिनियम में जो दूसरे एक संघीय कक्ष की बात की गई थी, संघीय सदन की बात की गई थी, वहां से प्रमुख रूप से आती है। तो इस रूप में पहला कथन सत्य है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, राज्यसभा 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन और मतदान के जरिए एक प्रस्ताव पारित करके अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की क्षमता प्रयोग करती है। ध्यान रखें, भारतीय संसद के उच्च सदन को यह एक विशेष रूप में प्राप्त अधिकार है। तो इस रूप में तीसरा कथन भी सत्य है, तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। राज्यसभा के संदर्भ में हमने प्रश्न आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से राज्यसभा को एक तरह से सहकारी संघवाद के लिए प्रमुख रूप से एक आधार के रूप में बताया गया है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने की भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न के तीनों विकल्पों को देखने से पहले हम आलेख की चर्चा कर लेते हैं, जिसके आधार पर हमने यह प्रश्न आपसे पूछा है। इस आलेख में अगर हम देखें तो हिंद महासागर को प्लास्टिक फ्री करने के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है और इसके लिए भारत के द्वारा अलग अलग जो प्रयास किए गए हैं वो प्रमुख रूप से बताए गए हैं। जैसे भारत 2030 के लिए प्रमुख रूप से लक्ष्य बना रहा है कि 30% हमारी जो भूमि है और प्रमुख रूप से जो हमारे एक तरह से जल क्षेत्र है, साथ साथ समुद्री भाग हैं, उनको एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो भी पर्यावरणीय प्रदूषण की स्थितियाँ हैं, खासतौर से अगर हम प्लास्टिक के प्रदूषण की बात करें तो उसको हम रोकना चाहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम सतत विकास लक्ष्यों में 14वें नंबर के विकास लक्ष्य की बात करें, क्योंकि कुल मिलाकर हमारे सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं। तो 14वां जो लक्ष्य है वो प्रमुख रूप से जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं और जो भी समुद्री संसाधन हैं उनके प्रमुख रूप से संरक्षण और साथ साथ उनके सतत विकास की बात करता है। तो भारत के द्वारा इसके संदर्भ में भी काम किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा 5 जुलाई को एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का एक तरह से जो नारा है वो दिया गया है। यहाँ पर 75 दिन लंबा ये अभियान होगा, जिसमें 75 वॉलेंटियर्स भाग लेंगे और पूरे भारत में 75 अलग अलग जो समुद्री बीच हैं उनकी सफाई का एक तरह से काम किया जाएगा और सरकार इसे 17 सितंबर को पूरा करना चाहती है, जब वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस एक तरह से मनाया जाता है। इस अभियान के माध्यम से समुद्री बीच को हम एक तरह से साफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा इको मित्रम नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जहां पर जागरूकता फैलाने के साथ साथ जो भी वॉलेंटियर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और समुद्री क्षेत्र के आसपास जो सफाई है उसको करने के लिए अपने आप को एक तरह से योगदान के लिए आगे ला सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रयास हैं जो भारत के द्वारा समुद्री क्षेत्र में सफाई को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस आधार पर अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। पहला, 75 दिवसीय जागरूकता अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की शुरुआत 5 जुलाई को की गई है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने और स्वयं सेवकों के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप इको मित्रम की शुरुआत की गई है, क्योंकि 75 दिवसीय जागरूकता अभियान जिसको हम स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कह रहे हैं, इसमें 75 वॉलेंटियर्स भाग लेंगे। तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस इको मित्रम ऐप को बनाया गया है। दूसरा विकल्प सही है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग का आह्वान करता है। यह भी कथन सत्य है, तीनों सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है डी, उपयुक्त सभी। आज के हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। भारत के अंटार्कटिक अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प हम देखते हैं। भारत इस महाद्वीप पर 2 अनुसंधान केंद्रों का संचालन करता है। सिरमाकर पहाड़ियों में मैत्री 1989 में शुरुआत और लॉर्सेमन पहाड़ियों में हिमाद्री 2012 में शुरुआत। आप ध्यान रखें, पहला विकल्प तो सत्य है,
लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो लॉर्सेवन पहाड़ियों में हिमाद्री नहीं, भारतीय प्रमुख रूप से भारत का जो मिशन है वो एक तरह से अंटार्कटिका में संचालित है। हम ध्यान रखें, भारत का अंटार्कटिका में पहला जो अनुसंधान केंद्र है वो 1984 में दक्षिण गंगोत्री है। उसके बाद की स्थिति में आप देखें, मैत्री और लॉर्सेवन पहाड़ियों में ही 2012 में शुरुआत की गई थी, लेकिन आप ध्यान रखें इसका नाम हिमाद्री नहीं है, इसका नाम है भारती। जहां तक हिमाद्री की बात करें तो यह भी भारत का एक रिसर्च स्टेशन है, लेकिन यह आर्कटिक के क्षेत्र में है। यानी अगर हम बात करें तो यह उत्तरी एक तरह से गोलार्ध में आर्कटिक क्षेत्र में है, ना कि अंटार्कटिका में। हिमाद्री आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, जिसको भारत ने 2008 में प्रारंभ किया था। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा, 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला अंटार्कटिक पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। जब हम महाद्वीप के क्षेत्रफल के क्रम की बात करते हैं तो पहले स्थान पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तर अमेरिका, चौथे पर दक्षिण अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका आता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो छठवें पर यूरोप और सातवें पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आता है। तो इस रूप में अंटार्कटिका पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार, सही विकल्प है। तीसरा, भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का हस्ताक्षर करता है। ध्यान रखें, अंटार्कटिक में जो भी प्रमुख रूप से अनुसंधान होते हैं उनके संदर्भ में जो प्रक्रियाएं हैं उनको करने के लिए एक अंटार्कटिका जो संधि है वो एक तरह से संचालित होती है। इस संधि की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिक संधि को 1959 में एक तरह से हस्ताक्षर किया गया था 1 दिसंबर को, और 23 जून 1961 से प्रमुख रूप से यह लागू हो गई। जहां तक भारत की बात करें तो भारत इसमें 1983 में शामिल हुआ था। इस आधार पर तीसरा कथन सत्य है, केवल पहला असत्य है, 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस बिल के माध्यम से कुछ संशोधन एक तरह से प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि भारत अंटार्कटिक संधि का एक तरह से हस्ताक्षर करता है, जो 54 देश उसमें शामिल हैं। इस अनुसार इस संधि के कुछ प्रावधान हैं वो भारत एक तरह से लागू करता है। यानी अंटार्कटिक में किसी भी रूप में अगर हम देखें तो कोई निजी व्यक्ति या किसी भी तरह का जो टूर है या कोई भी अभियान है वो संचालित नहीं हो सकता है, जब तक कि अंटार्कटिक संधि के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा अंतिम रूप में मंजूरी न दी जाए। इस संशोधन के माध्यम से प्रावधान यह किया गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी जिसको सरकार एक तरह से मनोनीत करती है वह किसी भी अभियान में जाने वाले समुद्री जहाज की जांच कर सकता है। जो भी रिसर्च की सुविधाएं अंटार्कटिका में है उनकी जांच कर सकता है। इसी के साथ साथ इस संशोधन के माध्यम से अंटार्कटिक फंड की स्थापना की जा रही है, जिससे अंटार्कटिक के पर्यावरण की प्रमुख रूप से रक्षा की जाएगी। इस संशोधन के माध्यम से बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी भी तरह का अपराध अगर अंटार्कटिका में करता है तो वह भारत के कानूनी दायरे में एक तरह से आएगा, या भारत के अभियान का कोई भी विदेशी व्यक्ति भाग है उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह भी प्रमुख रूप से भारतीय कानून के दायरे में ही आएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संहिता 2016 की है जो भारत में लागू है। पहला, इसमें बैंकों जैसे लेनदारों की मदद करने, बकाया वसूलने में सहायता करने और बैड लोन जो अर्थव्यवस्था पर एक प्रमुख दबाव होता है को रोकने के लिए स्पष्ट और तेज दिवालियेपन की कार्रवाई का प्रावधान है। तो 2016 की संहिता के माध्यम से भारत में अगर हम देखें, अगर किसी भी तरह का ऋण खराब होता है, बैड लोन में बदलता है या एक तरह से गैर निष्पादनकारी संपत्ति या एनपीए में बदलता है, तो उसकी प्रक्रियाओं को निस्तारित करने के लिए और जल्दी समाप्त करने के लिए प्रमुख रूप से यह संहिता लाई गई थी। पहला कथन सत्य है। दूसरा, संकटग्रस्त कॉरपोरेट देनदार यानी अगर हम कॉरपोरेट डेटर की बात करें को नए तंत्र के तहत अपने बकाया ऋण की समस्या का समाधान करने के लिए अपने आधे लेनदारों के अनुमोदन के साथ प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी पीआरपी शुरू करने की अनुमति प्राप्त होती है। तो ध्यान रखें, आधे लेनदार नहीं, प्रमुख रूप से अगर हम बात करें यहाँ पर 66%, तो इसीलिए दूसरा विकल्प गलत हो जाता है। तीसरा, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के मामले के विपरीत प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी पीआरपी के दौरान देनदार अपनी संकटग्रस्त फर्म के दायित्व से बंधे रहते हैं। ध्यान रखें, जब भी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी सीआरपी शुरू की जाती है तो इसके माध्यम से मान लीजिए कंपनी ए है, उसके खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर होता यह है कि कंपनी का जो भी एक तरह से प्रबंधन है या कामकाज के जो उत्तरदायित्व हैं वो प्रमुख रूप से रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल होते हैं उनके ऊपर एक तरह से डाल दिया जाता है। यानी आपके पास कंपनी का जो संचालन की स्थितियाँ उसका उत्तरदायित्व नहीं होता है।
इसके विपरीत अगर हम प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो कंपनी का एक तरह से कह सकते हैं दायित्व तो आपके हाथ में ही रहता है। ये एक बड़ा अंतर होता है। जब हम प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें जो भी एक तरह से लेनदार हैं उनमें 66% की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी जो ऋणग्रस्त कंपनी समय पर ऋण नहीं दे पा रही है उसको एक तरह से उसके ऋण का निस्तारण करने के लिए सहमत होती है और उसको खरीदती है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो रही होती हैं। यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 उसका प्रयोग होने से पहले एक तरह से यह प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देखें जब हम प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया गया है और जहाँ पर प्रमुख रूप से जो भी डिफॉल्ट होता है वो 1 करोड़ रुपए उससे कम का रहता है। तो उन स्थितियों के लिए यह रिजोल्यूशन प्रोसेस प्रमुख रूप से लाया जाता है कि अगर कोई एमएसएमई है, मान लीजिए 1 करोड़ तक का उसने जो ऋण लिया था वो समय पर वापस नहीं कर पा रहे हैं तो वह प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के माध्यम से उसका निस्तारण या समाधान कर सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है, दूसरा गलत था, 1 और 3 सत्य, यानी उत्तर हमारा सी, केवल 1 और 3 सत्य है। सामान्य तौर पर प्रक्रिया ये होती है कि जो वित्तीय एक तरह से क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने ऋण दिया है वह एक तरह से कंपनी बी जिसने डिफॉल्ट किया है, समय पर ऋण नहीं दिया है, उसके खिलाफ एक तरह से जो भी प्रूफ या प्रमाण होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं कि इस कंपनी के खिलाफ एक तरह से दिवालियेपन की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस प्रक्रिया में अगर एनसीएलटी प्रमुख रूप से यह स्वीकार कर लेता है कि जो भी आपने प्रमाण दिए हैं सत्य हैं तो एक तरह से जो प्रक्रिया है दिवालियेपन की वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर न्यायालय का एक निर्णय आया है जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यह निर्णय विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड वर्सेस एक्सिस बैंक का है। इस निर्णय में यह कहा गया है कि एनसीएलटी उन कारणों पर एक तरह से विचार कर सकती है कि ये जो प्रमाण दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो एनसीएलटी किसी भी तरह का अगर कोई केस फाइल होता है तो वहां निर्णय लेने के लिए अपने आधार पर प्रमुख रूप से निर्णय ले सकते हैं। तो वो ये देख सकते हैं कि जो प्रमाण दिए गए हैं उनमें एक तरह से भविष्य के लिए स्थितियां सही हैं या नहीं है। जब यहाँ पर एनसीएलटी पर जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है कि वह देखे कि जो भी प्रमाण दिए गए हैं वो सही है या नहीं है तो माना जा रहा है कि जो भी प्रक्रिया है इस तरह के ऋण के निस्तारण की आईबीसी में वह लंबी हो जाएगी। इसी संदर्भ में हमने आईबीसी को आधार बनाकर यानी दिवालियेपन और शोधन अक्षमता संहिता 2016 को आधार बनाकर आपसे प्रश्न पूछा है। आज के हम विगत वर्षों के प्रश्न में हम 2022 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। ध्यान रखिए हमारे संविधान में इस तरह के वर्गीकरण के संदर्भ में नहीं दिया गया है। इस आधार पर यह पहला विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें 2003 में 91वां संविधान संशोधन पारित किया गया था जिसके माध्यम से यह प्रावधान प्रमुख रूप से किया गया था। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य है। आज के तत्व में हम गोवा में नाम बदलने के संदर्भ में जो कानून है उसमें कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं उस पर प्रमुख रूप से विचार करेंगे। गोवा में प्रमुख रूप से इस तरह की प्रक्रियाएं देखी जा रही हैं कि बाहरी राज्यों के जो लोग गोवा में रहते हैं वो अपना नाम या अपना जो सरनेम है उसको परिवर्तित कर रहे हैं और उस आधार पर गोवा के मूल जो निवासी हैं उनको जो अधिकार प्राप्त हैं वो एक तरह से प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रमुख रूप से गोवा सरकार के द्वारा यह परिवर्तन किया गया है। ध्यान रखें गोवा परिवर्तन नाम और उपनाम संशोधन विधेयक 2019 में पारित किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से यह नियम बना दिया गया था कि जो प्रक्रियाएं नाम परिवर्तन की रखी गई हैं अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया था। गोवा विधानसभा ने प्रतिबंधों को और सख्त करते हुए इसी बुधवार को एक संशोधन यहाँ पर विधेयक लाया है। इस संशोधन के माध्यम से अगर हम देखें तो गोवा नाम और उपनाम परिवर्तन अधिनियम 1990 की धारा 2 और 3 में संशोधन किया गया है। तो जो संशोधन वाला विधेयक है वह गोवा नाम और उपनाम का परिवर्तन संशोधन विधेयक 2022 कहलाएगा। अगर हम धारा 2 की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि रजिस्ट्रार और मुख्य रजिस्ट्रार की परिभाषाओं से संबंधित जो 2 खंड है उनको छोड़ दिया गया है। धारा 3 के तहत
अब नाम परिवर्तन की अनुमति देने की जो शक्ति है, जो पहले रजिस्ट्रार या राज्य के मुख्य रजिस्ट्रार के पास थी, अब बदल दी गई है। यह शक्ति अब सिविल जज, जूनियर डिवीजन या जिला न्यायाधीश के पास दे दी गई है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो वर्तमान में नाम परिवर्तन करने की जो शक्ति है वह सरकार के द्वारा संशोधन के माध्यम से बदल दी गई है। अब यह सरकार के बजाय न्यायपालिका के पास पहुंचा दी गई है। तो प्रक्रिया अब थोड़ी जटिल होगी, इसीलिए नाम परिवर्तित करना या सरनेम अपना बदलना उतना आसान गोवा में नहीं होगा। वर्तमान में सरकार ये जो संशोधन लेकर आई है, तो आप कह सकते हैं 1990 के कानून में जो संशोधन किया गया था, जो 2019 में पहली बार था, यह कह सकते हैं उसकी अगली कड़ी है। प्रमुख रूप से गोवा सरकार का यह कहना है कि इस तरह के संशोधन अनिवार्य रूप में एक तरह से हो जाते हैं, कारण यह उन व्यक्तियों को एक तरह से अनुमति देगा जिनके माता पिता या दादा दादी एक तरह से गोवा के थे, यानी गोवा के मूल व्यक्ति थे। तो उनके अगर बच्चे हैं तो वो अपना नाम और उपनाम आसानी से बदल सकते हैं। आप गोवा के मूल एक तरह से निवासी हैं, आपके माता पिता या दादा दादी वो अगर मूल निवासी रहे हैं तो आप अपना नाम और उपनाम बदल सकते हैं। अब केवल इन लोगों तक नाम बदलने की जो एक तरह से स्थिति है उसको गोवा में सीमित कर दिया गया है। 2019 में विधानसभा में बहस करते हुए कई गोवा के विधायकों ने यह बात उठाई थी कि पुर्तगाल का पासपोर्ट एक तरह से प्राप्त करने के लिए कई लोगों के द्वारा अपने नाम बदले जा रहे हैं। साथ साथ राज्य में एक तरह से भूमि संबंधी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वो अपने नाम और सरनेम को परिवर्तित कर रहे हैं। हम पुर्तगाल के कानून के संदर्भ में ध्यान रखें, वहां पर स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो भी एक तरह से पुर्तगाल के पुराने उपनिवेश हैं, और आप ध्यान रखें गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश रह चुका है, तो इस संदर्भ में पुर्तगाल का कानून यह कहता है कि जो भी उसके पुराने उपनिवेश हैं वहां पर उन लोगों को एक तरह से पुर्तगाल देश की नागरिकता दी जाएगी और यह सुविधा 3 पीढ़ियों तक एक तरह से उपलब्ध है। इस रूप में अगर हम देखें तो गोवा के मामले में 1961 से पहले गोवा में जो भी एक तरह से व्यक्ति पैदा हुए हैं या उनके जो वंशज हैं वो पुर्तगाली नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो पुर्तगाल की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भी कई लोगों के द्वारा अपने नाम और सरनेम बदलने की एक प्रक्रिया देखी जा रही है। तो इस तरह की जो आपराधिक प्रक्रिया है उनको रोकने के लिए प्रमुख रूप से यह संशोधन लाया गया है। पुर्तगाल में इस तरह के एक रैकेट का भंडाफोड़ भी किया गया था, जहां पर पुर्तगाल की नागरिकता प्राप्त करने के लिए गोवा में अपने नाम और सरनेम लोगों के द्वारा बदले गए हैं, या गोवा में भूमि या संपत्ति प्राप्त करने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए हैं। इसीलिए इस संशोधन के माध्यम से गोवा सरकार ने नाम बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको काफी कठोर कर दिया है और उसे न्यायपालिका के अधीन डाल दिया है। यह हमारा 23 जुलाई 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।